नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। लोगों को आज महंगाई का डबल झटका लगा और पेट्रोल डीजल के साथ घरेलू एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हो गया। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने आज एलपीजी के दाम में बड़ी बढ़ोतरी करते हुए इसे 50 रुपए महंगा कर दिया। इससे जनता की रसोई का बजट और बढ़ जाएगा और लोगों की जेब पर बड़ा असर पड़ेगा। आपको बता दें कि एलपीजी के दाम में इजाफा अक्टूबर 2021 के बाद पहली बार हुआ। हालांकि बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के दाम इस दौरान बढ़े हैं, लेकिन घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में इजाफा नहीं किया गया था। आखिरी बार घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 6 अक्टूबर 2021 को बढ़ाए गए थे। 50 रुपए की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 14 किलो का जो सिलेंडर है वो 949 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। अगर प्रमुख शहरों की हम बात करें भारत के, तो दिल्ली में 899 रुपए 50 पैसे में अब तक ये सिलेंडर मिल रहा था, जो 949 रुपए में मिलेगा। वहीं मुंबई की बात करें तो मुंबई में 949 रुपए 50 पैसे देने होंगे। कोलकाता की अगर बात करें तो कोलकाता में 976 रुपए इस गैस सिलेंडर की कीमत अब चुकानी होगी। वहीं चेन्नई की अगर बात करें तो चेन्नई में 915 रुपए पहले था, उसके बाद 965 रुपए 50 पैसे हो गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 987 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर के लिए देने होंगे। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और अक्टूबर 2021 से 1 मार्च 2022 के बीच कमर्शियल सिलेंडर के दाम 275 रुपए बढ़ाए जा चुके हैं, जिसका असर भी देखा जा रहा है। अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने से आम जनता को सबसे बड़ा झटका लगा है और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे कि आखिर बढ़ती महंगाई की वजह क्या है। जिस तरह से लोग कह भी रहे थे कि चुनाव की वजह से इस महंगाई पर लगाम लगी है, क्या चुनाव की वजह से ही इस महंगाई पर लगाम लगी थी या फिर रशिया यूक्रेन युद्ध का असर अब भारत पर भी पड़ने लगा है, जिसकी वजह से तमाम महंगाई बढ़ती जा रही है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि एक बड़ा झटका आम आदमी को अब लग रहा है। 50 रुपए घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ाए गए हैं और तमाम कीमतें हर शहर के अनुसार, हर राज्य के अनुसार बदल गई हैं। आपको बता दें कि कोलकाता में 976 रुपए के रेट पर अब ये मिलेगा। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आपको 949 रुपए 50 पैसे चुकाने होंगे। आर्थिक राजधानी मुंबई में 949 रुपए 50 पैसे आपको देने होंगे। कोलकाता में 50 रुपए की बढ़त के साथ अब ये 976 रुपए की कीमत आपको चुकानी होगी। तो महंगाई का झटका आम आदमी को लग रहा है। ऑन स्क्रीन ले लो। तो पहले दूध के दाम बढ़े, फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, अब घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। उसके बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष नेताओं का क्या कुछ कहना है, सुनिए। तो एक ही नहीं है, यही है वजह। ये सरकार जो है ये इसी तरह करती है और अखिलेश यादव ने बार बार अपने कैंपेन में यही कहा कि यही दाम जो है इलेक्शन के बाद बढ़ने वाले हैं, आप लोग सतर्क हो जाइए। अगर अब विपक्ष तो हमलावर है ही, साथ ही आम जनता का क्या रिएक्शन है इस महंगाई के बाद, वो भी आपको दिखाते हैं। महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और काम घटते जा रहे हैं रोज के रोज। अच्छा, पेट्रोल के दाम जब बढ़ते हैं तो क्या फर्क पड़ता है जेब पर? फर्क पड़ता है, यहाँ काम बढ़ता नहीं है, पेट्रोल के बस रेट बढ़ते हैं। कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से कुछ नहीं, बस ऐसी महंगाई बढ़ाते रहो। चल रहा है अभी तो बाइक में तो। एक मिनट, क्या नाम है आपका? संभव। क्या करते हैं आप? मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। आज भी पेट्रोल के दाम में 80 पैसे बढ़े हैं। जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है? यही है कि दाम बढ़ गए, फिर बाइक चलाने में दिक्कत होती है, थोड़ा मतलब लाइफस्टाइल पे तो थोड़ा सा फर्क पड़ता ही है। सरकार आपको मीडिया के माध्यम से देख रही, तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? अपील कुछ करना चाहेंगे? पेट्रोल के दाम घटाइए, बस यही कहूँगा। जैसे आप स्टूडेंट होंगे, अपने पेरेंट्स को भी देखते होंगे, क्या मौजूदा जो उनकी सैलरी है, क्या घर चल पाता है आज की तारीख में? ऐसा लगता है कि महंगाई के ज़माने में चल पा रहा है घर आसानी से? आसानी से तो मतलब हाँ ठीक ठाक है, अभी तो घर में इतनी कोई प्रॉब्लम वगैरह तो है नहीं, लेकिन जो
जो पुअर कैटेगरी से आते हैं उनको दिक्कत होती है पेट्रोल वगैरह डलवाने में, और बस वही दिक्कत है। पेट्रोल कितने बढ़े हैं और क्या लोग कह रहे हैं जब आ रहे हैं? 4.5 महीने बाद बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल में 79 पैसे, डीजल में 80 पैसे, और कस्टमर कह रहे हैं कि महंगाई की कमर तो। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता अश्विनी शाही हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। हमारे साथ कांग्रेस से राजेंद्र चौधरी जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ अर्थशास्त्री रवि सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत अश्विनी शाही आपसे ही, चुनाव खत्म, महंगाई शुरू। देखिए, अब इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, चुनाव खत्म महंगाई शुरू। ये तो विपक्ष के कहने की बात है, आपके कहने की बात इसलिए नहीं है कि आप वैश्विक व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, किस तरीके से जो है स्थितियां चल रही हैं। आपके लिए भी टीवी स्क्रीन पर नीचे देख के चल रहा है किस तरीके से रशिया में क्या हो रहा है। भारत कितना तेल जो है उत्पादन करता है, कितना गैस का उत्पादन होता है, ये सब चीजें कहीं छुपी नहीं है। और आज जो है अभी भी 1000 रुपए। अश्विनी शाही, मेरा जो सवाल था कि चुनाव खत्म महंगाई शुरू, वो इसलिए था कि अब तक भी तो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था ना साहब। जब तक चुनाव था तब तक वॉर नहीं थी क्या? तब तक हालात दूसरे नहीं थे क्या? तब तक महंगाई नहीं थी क्या? जी, चुनाव तो सवाल तो बनता है ना, क्या चुनाव की वजह से इस महंगाई पर लगाम लगाई हुई थी? जी, जवाब जी। ले लीजिए। 10 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों में सरकार भी बन गई। और आज हम लोग बैठे हुए हैं 22 तारीख में। 12 दिन तक तो क्या, अगर सरकारों की बात था तो 11 तारीख से बढ़ जाना चाहिए था। आज 22 तारीख को क्यों बढ़ रहा है, ये भी एक सवाल बनता है उसमें। तो परिस्थितियों पर ध्यान देना होगा, और परिस्थितियों पर क्यों 2000 राजेंद्र चौधरी जी, आ रहा हूं आपके पास जी। अश्विनी शाही जी, बात पूरी कीजिए। 1 जनवरी 2014 को कौन सा रशिया यूक्रेन वार चल रहा था, कौन सा ईरान इराक युद्ध चल रहा था, 1145 रुपए का गैस सिलेंडर था। तब जो है विपक्ष ने सवाल नहीं खड़ा किया, भी खड़ा करना चाहिए था। आज तो हम कह सकते हैं कि वैश्विक इस समय स्थितियां खराब हैं, तेल महंगा जा रहा है, चाहे जो भी है, एक कारण है उसका उसके पीछे। और जो भारत की जनता आप समझ रही है, भारत की जनता पहले एक पीछे लोगों ने मीम बनाकर चालू कर दिया कि जनता चाहती है कि तेल की महंगाई बढ़े, लेकिन सरकार है कि महंगाई नहीं बढ़ा रही है। एक मजाक भी बन रहा था कई जगह सोशल मीडिया पर, मैंने देखा। मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन जो वो दिन याद कीजिए, 1 जनवरी 2014 का दिन, जिस दिन कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी इस देश में, 1241 रुपए का सिलेंडर था। आज 976 रुपए का सिलेंडर है, सबसे महंगा वाला। तो अंतर अपने आप दिखता है कि विश्व में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हिंदुस्तान में हम जो हमारे कब्जे मतलब करने लायक है, जहाँ पर हमको दाम नहीं बढ़ाना है, वो दाम नहीं बढ़ेगा। हमको ऐसा तो नहीं है कि हमारी जनता जो है, हम जनता के बीच में, हम जनता ने हमको नेता चुना है। अश्विनी शाही, अक्टूबर 2021 से 1 मार्च 2022 तक कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 275 रुपए का इजाफा हुआ है। घरेलू छोड़ दीजिए, कुछ चीजें डायरेक्ट होती हैं, कुछ इनडायरेक्ट होती हैं। जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसका बोझ भी आम जनता पर ही पड़ता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट होकर पड़ता है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि अभी हालात ऐसे हैं, मैं तो बताया आपको अक्टूबर 2021 में तो वॉर नहीं थी। लेकिन 14 वाला आपने एक बार भी नहीं जिक्र किया, उसको भी एक बार कर लेते। तो सब्सिडी का भी तो जिक्र कीजिए ना फिर। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ कि उस समय आप करिए ना, उसको भी देखिए। आपने तो, आपको इधर का आंकड़ा याद है, मुझे पुराना आंकड़ा याद है कि हम पुराना और इससे ज्यादा फेल चुके हैं। अभी तो हम कम हैं, और अगर परसेंटेज में हम निकालेंगे, अर्थशास्त्री हमारे पास बैठे हुए हैं, उनके पास ज्यादा आंकड़े होते हैं, परसेंटेज में निकालेंगे तो जो एनडीए की सरकार जो चल रही है 7-8 साल से, उसमें कम इजाफा हुआ है। जो कि हम लोग 500 से नीचे भी ले आए थे सिलेंडर, और इसी सरकार में हुआ था, इसी नरेंद्र मोदी सरकार में हुआ था। कहाँ आपकी बात करते हैं? इन लोगों ने तो तबाही मचा दी थी। और महंगाई पर जो है, एक दिन हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद माननीय त्रिवेदी जी ने गाना भी गाकर सुनाया था कि महंगाई का गाना देखिए कब से चलता है। किसकी सरकार थी उस समय जब गाना बना था, हाय हाय महंगाई। ठीक है, जवाब ले लेता है, आऊंगा दोबारा मैं आपके पास। सरकार में भी थी। राजेंद्र चौधरी जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछले 1 महीने में कोयले के दाम
12-13 हजार रुपए टन से 27-28 हजार रुपए टन कैसे हो गए? पिछले एक महीने में सरिया स्टील इसका रेट 4500-4600 रुपए क्विंटल था, वो 8200 रुपए कैसे हो गया? ये महंगाई बराबर बढ़ा रहे हैं, ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये तो सिर्फ पेट्रोल और गैस, क्योंकि ये दोनों चीजें जो हैं इनसे पॉलिटिकल माइलेज होता है, इसलिए इन्होंने ये रोक के रखा। और अभी ये 125 रुपए लीटर हो गया है डीजल कॉमर्शियल। इसका मतलब पता क्या है कि हर चीज की उत्पादन लागत जो है बढ़ेगी, इससे महंगाई बढ़ेगी। मेरा ये मानना है, वैसे तो अर्थशास्त्री जी बैठे हैं, मैंने भी थोड़ी सी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, ये महंगाई बुरी नहीं होती, लेकिन सवाल यह है कि लोगों की आमदनी की तो बढ़े, आमदनी बढ़ी नहीं और महंगाई बढ़ गई। आज जो इंडिया का पर कैपिटा इनकम है वो टुवर्ड्स डिक्लिनेशन है, वो कम होता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हंगर इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, और ये सरकार ये महंगाई बढ़ाती जा रही है। हमने तो चुनाव से पहले ही कहा था कि जिस दिन काउंटिंग रिजल्ट आएगा उसी दिन महंगाई बढ़ जाएगी। तो वो तो कह रहे हैं कि आपके समय में भी कोई कम नहीं था। उस समय का आप रेट देखिए, $160 पर बैरल था, और जब इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने $28 पर बैरल पे क्रूड ऑयल खरीदा है, तो पेट्रोल 80 रुपए 75 रुपए बेचा है। ठीक है रवि, उसको इवेलुएट करिए, अर्थशास्त्री जी बैठे हैं, वो इसे सही समझाएंगे। जब 3 साल तक 28 और $30 पर बैरल खरीदा है, जब पेट्रोल और डीजल 25 रुपए 35 रुपए बिकना चाहिए था, ये जब भी 70 और 80 रुपए बिक रहे हैं। ठीक है रवि सिंह, जो महंगाई बढ़ रही है उन्हें आम जनता से, गरीब जनता की इन्हें कोई चिंता नहीं है। ठीक है राजेंद्र जी, आ रहा हूं दोबारा आपके पास। सर एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट जी। इनका जो क्राइटेरिया है वो अमीर लोगों का है, गरीब से इनका कोई सरोकार नहीं। ठीक है रवि सिंह जी, जो ये महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से अभी एलपीजी के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, पिछले लगभग 130-137 दिन से कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, अब अचानक से बढ़ोतरी शुरू हुई है, आखिर क्या वजह है? क्या चुनाव की वजह से इस पर लगाम थी, या अब रशिया यूक्रेन वॉर है एक वो भी फैक्टर हो गया है? देखिए, सिर्फ रशिया यूक्रेन जो फैक्टर है वो तो एक है ही है जी। लेकिन ये आरोप सिर्फ बीजेपी पे लगाना या कांग्रेस के ऊपर कहना ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि देखिए जो सरकार सत्ता में होती है वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचती है, अपने इलेक्शन वोटिंग को भी देखती है, और ऐसा नहीं है कि जो अभी महंगाई बढ़ी है या अब जो रेट बढ़ रहा है ऐसा कांग्रेस ने नहीं किया। उन्होंने भी अपने टाइम पे 2014 जो चुनाव हुए थे उस पर भी उन्होंने ये चीजें की थी कि उस टाइम पे तो जब भी इलेक्शन, अब इसलिए कि कंज्यूमर को कहीं ना कहीं से थोड़ा सा मुस्कुराने का मौका जरूर मिलता है, लेकिन अभी जो हालात इस समय इंडस्ट्री के डेवलप हैं वो काफी हालात खराब हैं। अब आज जो आपका सब्जेक्ट है महंगाई, एक्चुअली में होना ये चाहिए कि महंगाई से निजात पाने के लिए सरकार ने क्या रखा है। अब जैसे आप देख रहे होंगे कि क्रूड ऑयल के दाम इस समय 100% तक बढ़ चुके हैं। कुछ महीने पहले जो है वो $70 थे, आज $120 के पास है। और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ना तो कांग्रेस सरकार ने 2014 तक में कभी भी क्रूड ऑयल का रिजर्व बनाया, और ना ही अभी तक बीजेपी सरकार ने भी क्रूड ऑयल के रिजर्व की कोई व्यवस्था करी जिसकी वजह से कम आगे आने वाले लोगों को फायदा हो सके। तो मुझे लगता है कि डिबेट है वो इस पर जरूर होनी चाहिए कि वो अब जो महंगाई है, अब डीजल महंगा होगा, रोजमर्रा की चीजें महंगी होंगी, चाहे खाने के सामान हो, वेजिटेबल्स हो, रोज की रोजमर्रा की सब्जी, सुई से हवाई जहाज तक चीजें महंगी हो जाती हैं, इन शॉर्ट अगर समझा जाए। तो अभी मुद्दा ये है कि इस महंगाई को कम करने के लिए क्या स्टेप लिए जा सकते हैं। और महंगाई तो अभी शुरू हुई है, अभी आपको खाने के तेलों में आप देखेंगे तो कम से कम 40% तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। गेहूं के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजारों पे ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो इस सिचुएशन को संभालना और जो मुश्किल हालात हैं उनको बनाने के लिए काफी योजनाओं की जरूरत होती है। तो क्या बीजेपी सरकार इन योजनाओं पे काम कर रही है? अगर करती है तो मुझे लगता है कि जरूर
महंगाई से निजात पाया जा सकता है। लेकिन किन किन चीजों पर काम करने की जरूरत है वो आपसे समझने की मैं कोशिश करूंगा। आपने जिस तरह से कहा कि कांग्रेस रही तो उन्होंने क्रूड ऑयल के रिजर्व पर काम नहीं किया, बीजेपी ने अभी तक काम नहीं किया, तो थोड़ा विस्तार से बताएं। राजेंद्र चौधरी जी, आ रहा हूं आपके पास, पहले रवि सिंह की बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए, करीब हम 155 बिलियन डॉलर का क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं और हमारे बजट का 55% जो एक्सपोर्ट बिल है वो उसी का है। तो आप समझ सकते हैं कि हम डिपेंडेंट कंट्री हैं, हम यहाँ पर क्रूड ऑयल की पैदावार तो कर नहीं सकते हैं। तो अगर हम पेश करके ला रहे हैं तो सब अपने भंडारण की व्यवस्था अगर हमारी हो जाए और 1 महीने 15 का अगर हम भंडारण की व्यवस्था कर लें तो काफी हद तक कच्चे तेल के जो दाम अचानक से बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, उसमें थोड़ा स्पेकुलेशन का फायदा मिल सकता है। और तो डीजल पेट्रोल के रेट आज बढ़ाने पड़ रहे हैं, वो शायद कहीं ना कहीं से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि आप जब लोवेस्ट क्रूड ऑयल बास्केट होगी तो आप रिजर्व को बढ़ा सकते हैं। और ऐसा यूएस भी करता है और बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी करती हैं, और इसीलिए वो इससे कम इम्पैक्ट उनको पड़ता है। लेकिन भारत में अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे पहले सरकार को इस व्यवस्था पे जरूर काम करना चाहिए, क्यों? कच्चे तेल से ही आपकी इकोनॉमी जुड़ी हुई है, पहिया जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है, और इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के खाने पीने की रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाती हैं। अभी तो गैस सिलेंडर जो मिल रहा है भी मुझे ऐसा लगता है कि 950 1000 रुपए नहीं, कहीं ऐसा 1250 रुपए तक पहुंच जाए, और अभी जो हालत है तो ऐसे ही बढ़ते जाए। जी बिल्कुल। अश्विनी शाही, जिस तरह से जिक्र किया है उन्होंने कि रिजर्व पर हम क्यों काम नहीं कर पाए, ना कांग्रेस काम कर पाई ना आपकी सरकार काम कर पाई। नहीं, देखिए ऐसा नहीं, रिजर्व पर जो है एनडीए सरकार काम कर रही है और रिजर्व पहले से ज्यादा बढ़ा है। मैं रवि जी को बताना चाहता हूँ, शायद इस पर थोड़ा सा संशोधन करने की जरूरत है। रिजर्व पर भारत ने काम किया है और मोदी जी की सरकार ने काम किया है। और जब तेल के जो है, आपको याद होगा कि 0 पर था तो हम लोगों ने अपने रिजर्व को उसी समय बढ़ाया था, जो अभी पिछले साल की बात है। दूसरा मैं कहूंगा कि भारत बहुत तेजी से अपनी जो निर्भरता है वो इन पर से हटाकर, देखिए हम एथनॉल की तरफ बहुत बड़े प्रोड्यूसर हो रहे हैं। एथनॉल हमारे यहाँ हो रहा है। परंपरागत ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा के साथ साथ हम लेकर चल रहे हैं। कभी आप गडकरी जी को सुनिए, देखिए कितना बढ़िया वो चीजों, एथेनॉल को लेकर फोकस है नितिन गडकरी का, तमाम समय पर वो बयान देते रहते हैं और किसानों से अभी भी 2-3 दिन पहले भी उन्होंने अपील की थी। जी, तो मैं वही कह रहा हूँ, ये एथेनॉल को बढ़ावा देने की बात हो। अभी उन्होंने फ्लैक्सी इंजन की बात की, किसी के समझ में नहीं आया हिंदुस्तान में ये क्या कहना चाहते हैं, फ्लैक्सी इंजन क्या है, लोगों ने नहीं समझा। लेकिन फ्लैक्सी उन्होंने इंजन की कार कंपनियों से मिलकर और बात करके उतारा, और हिंदुस्तान के जो है कार प्रोड्यूसर कंपनियों ने फ्लैक्सी इंजन की गाड़ी उतारी। और आज हमको लग रहा है कि आने वाले 1-2-3 महीने के अंदर आपको हिंदुस्तान की सड़कों पर फ्लैक्सी इंजन की गाड़ियां दिखेंगी। तो हमको चारों तरफ से, क्योंकि ये पता है कि आज जो तेलों के दाम बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल का दाम बढ़ रहा है, ये आज नहीं 10 साल 20 साल बाद ये समाप्त हो जाएगा। ये उसके बाद हम क्या करेंगे? तो आज हम इलेक्ट्रिक कारों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। आज हम जो है जो एथेनॉल पर लगे पेट्रोल पंप पर, शहरों में हिंदुस्तान में एथेनॉल में सेल कितना शुरू हो गया है। पेट्रोल पंपों पर जो है छोटे छोटे शहरों में मैं देख रहा हूँ कि एक नोजल अलग लगा है एथेनॉल में का। तो ये सरकार की अपनी चीजें होती हैं। और हमारे साथी अभी कह रहे थे राजनीतिक दल के हैं, तो भाई कुछ भी कहना जरूरी है, लेकिन उनको याद होगा वो महंगाई जब बढ़ाते थे तो भूखमरी बढ़ जाती थी। आज हंगर इंडेक्स की बात करते हैं, हंगर इंडेक्स कौन करता है? एक एनजीओ है जो हंगर इंडेक्स करती है। हिंदुस्तान में बताइए भूखमरी कितनी है? हिंदुस्तान में भूखमरी बहुत कम है, लेकिन हिंदुस्तान को ये लोग हमेशा नीचा दिखाना चाहते हैं, इसलिए बार बार यहाँ पर हंगर इंडेक्स और भूखमरी और ये सब दिखाते रहते हैं। जी राजेंद्र चौधरी जी, बात पूरी हो जाने दीजिए, आ रहा हूँ आपके पास। उसके बाद मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान ने जो एक समय की स्थिति थी जब हमारे सैनिकों के पास कोई संसाधन नहीं हुआ करता था, हम अगर तेल से 10 पैसे सरकार को कमाई हो रही है, आज हम सामरिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। जिस तरीके से हम दूसरे देश में जो है हम मिसाइल तक मार देते हैं, चलिए चूक के चली जाती है, लेकिन दहशत कहाँ है, उसका इम्पैक्ट कहाँ है। आज हम सर्जिकल स्ट्राइक करने की स्थिति में है। आज हम चीजों को किसी की आंख में आंख मिलाकर बात करने की स्थिति में है। हमारा जो लीडर है वो विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता है और मजबूत नेता है। युद्ध यूक्रेन और रसिया में हो रहा है,
नजरें जो है भारत की तरफ लोग क्यों लगाए बैठे हैं, क्योंकि भारत हर तरफ से मजबूत हो रहा है। चलिए, ये थोड़ी बहुत चीजें आती हैं, महंगाई और उसका इसका भी निस्तारण करने की आवश्यकता है, वैकल्पिक व्यवस्था सरकार कर रही है, लेकिन इसको अगर हिंदुस्तान में सिर्फ इसी नजरिए से देखा जाए तो अभी 22 का चुनाव जीता है, इन लोगों ने किस तरीके से नेगेटिव पॉलिटिक्स किया, सबके सामने ये मुद्दे लेकर गए, जनता ने इनको नकार दिया। ठीक है, लेकिन विश्वास किसके ऊपर किया? ठीक है राजेंद्र चौधरी, पार्टी के ऊपर किया कि जो उनके साथ खड़ी है। जी राजेंद्र चौधरी। मैं हर्ष जी, हमारे मित्र जो शाही जी हैं, इन्होंने बहुत सेना भी बता दी और बहुत सारे इन्होंने सामान बताए। इन्होंने मंदिर नहीं बताया कि हमने मंदिर भी बना दिया। इन्होंने मेरी एक बात का जवाब नहीं दिया कि कोयला क्यों महंगा हो गया। इन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि स्टील क्यों महंगा हो गया। इन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि सीमेंट क्यों महंगा हो गया। और ये तुलना यूपीए की सरकार से करते हैं। मान्यवर देश में पूरी दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ माइक्रो इकोनॉमिक्स के मास्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। दुर्भाग्य आऊंगा अश्विनी शाही जी, बात पूरी हो जाने दीजिए। दुर्भाग्य इस बात इनके पास कोई जवाब नहीं है। इन्होंने तो लोगों की आंखों में जो है एक नशा घेर दिया, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद। और ये नशा जो है ये जनता अभी नहीं समझ रही। ये नशा उतरने में, जब कोई ड्रग एडिक्ट हो जाता है तो उसे सुधारने में, सही होने में बहुत समय लगता है। जहाँ जहाँ दुनिया में धर्म के आधार पर सरकारें हैं, आप अफगानिस्तान को देख लें, कोई गांव साबुत नहीं है, कोई सड़क उनकी पूरी नहीं है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं बम है, कहीं कुछ है। आप सीरिया देखिए, इराक देखिए, बहुत सारे देश हैं जो धर्म के आधार पर सरकार चला रहे। मान्यवर, इधर उधर की बात करने से बात नहीं चलेगी। आपको बताना होगा कि आपकी सरकार में एनपीए क्यों बढ़ा। आपकी सरकार में लोग लोन लेके अमेरिका और इंग्लैंड क्यों भागे। आपको बताना पड़ेगा कि बीच में बोलने की इजाजत दीजिए। बात पूरी हो जाने दीजिए अश्विनी शाही जी, आ रहा हूं आपके पास, जवाब लूंगा, उसके बाद रवि सिंह के पास जाऊंगा मैं। शाही जी, अब इस समय कोई इलेक्शन नहीं हो रहा। हमारा कहना यह है कि इस देश की गरीब जनता के बारे में सोचिए। जिन लाखों, अच्छा राजेंद्र चौधरी जी, आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि इलेक्शन का जिक्र आपने कर दिया, तो एक सवाल पूछना यह भी बनता है कि आप इलेक्शन के समय में उत्तराखंड में तो कहते हैं कि 500 रुपए से कम पर सिलेंडर देंगे, लेकिन जब पंजाब में आपकी सरकार थी तब आप नहीं दे पाए, और जहां पर अभी भी आपकी सरकार है वहां पर आप 500 का सिलेंडर क्यों नहीं दे देते? क्या सिर्फ उत्तराखंड में ऐसा क्या था कि वहां पर आप दे सकते थे क्योंकि वहां चांस लग रहा था सरकार बनेगी? छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने देश में सबसे पहले किसान सम्मान निधि की शुरुआत की, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, उसके बाद केंद्र सरकार ने वो योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सबसे अधिकतम मूल्य दे रही है वो किसान को, चाहे वो गेहूं हो, धान हो, गन्ना हो। ठीक है राजेंद्र चौधरी जी, अगर केंद्र सरकार आपके राज्यों की योजनाओं को अगर पूरे देश में लागू कर रही है तो उसमें बुराई क्या है? लेकिन मेरा सवाल बड़ा सीधा है, अगर उत्तराखंड में 500 रुपए का सिलेंडर आप देने के वादा कर सकते हैं तो जहां पर आपकी सरकार अभी है वहां पर क्यों नहीं दे सकते? जी लेट मी कंप्लीट। मैं आपसे 30 सेकंड चाहूंगा जी। मेरा कहना यह है, अभी शाही जी ने कहा कि हंगर इंडेक्स नहीं है। ये सरकार हंगर इंडेक्स का आंकड़ा एनजीओ का नहीं है, आपकी सरकार का है, भारत सरकार का आंकड़ा है। बेरोजगारी का आंकड़ा भारत सरकार का आंकड़ा है। दूसरी चीज, अगर इस देश में हंगर इंडेक्स नहीं है, लोग भूखे नहीं है, लोगों की आमदनी नहीं है, तो आपने डबल राशन क्यों कर दिया उत्तर प्रदेश में? अगर इकोनॉमी इतनी, चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं 30 सेकंड में अश्विनी शाही, फिर उसके बाद मैं रवि सिंह जी के पास जाऊंगा काफी देर से। जी, मुझे जवाब नहीं देना है, मुझे एक चीज जनता को अवगत कराना है और मैं ये बताना चाहूंगा, हमारे मित्र सुन लें। बहुत बड़े माइक्रो इकोनॉमिस्ट थे मनमोहन सिंह जी, कोई जवाब नहीं, सलूट है उनको। मगर नरसिम्हा राव जी की सरकार में जब वित्त मंत्री हुआ करते थे, सोना इंग्लैंड को क्यों बेचा, फॉरेन रिजर्व जीरो क्यों था? दो सवाल, कितने बड़े इकोनॉमिस्ट थे, तो दो चीजें थी, ये हुआ। तीसरी बात जो कहते हैं, रमन सिंह जी के कार्यकाल की बात कांग्रेस के ऊपर ले जाते हैं और ये लोग अपनी चीजों को नहीं देखते हैं। मुझे बस इतना ही जोड़ना था, इसलिए मैं बीच में हाथ उठा रहा था। ठीक है, पहले रवि सिंह, तमाम चीजें अगर राजनीति से इतर अगर देखें
तो जिस तरह से आपने पहले क्रूड ऑयल के रिजर्व की बात की और तमाम चीजें हैं जिन पर काम करने की जरूरत है, तो क्या कुछ सरकार को आपकी तरफ से सुझाव हैं कि जिन पर काम किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए इस समय तो सबसे ज्यादा जरूरत है, मैं इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो सरकार का विजन है, जिस तरीके से सरकार विजन को आगे लेके चल रही है वो बहुत अच्छा है। आगे की इकोनॉमी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी देखने को मिलेगी और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि इस समय अगर वर्ल्ड इकोनॉमी में कंपैरिजन करें तो इंडिया के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा जताया जा रहा है। लेकिन मैं यही सिर्फ इसलिए सजेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि आप उस चीज को देखते देखते, डेवलपमेंट देखते देखते कहीं ना कहीं से आम आदमियों से दूर हट जाए, आम आदमियों की महंगाई पे इतना भारी हो जाए कि आपको आगे उसका परेशानी का सामना करना पड़े। जिस तरीके से आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं उसी तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की भी बात यहाँ पर होनी चाहिए। और अभी सबसे बड़ा जो इस समय रीजन है वो यही है कि यूएस और यूक्रेन के बीच में जब तक ऐसे हालात पैदा रहेंगे तब तक इकोनॉमी को धक्का लगेगा और जो उम्मीद है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी वो इंडस्ट्री की ग्रोथ भी कहीं ना कहीं से रुकेगी। ये बिल्कुल सही है कि मेटल के प्राइसेस 70% इंटरनेशनल मार्केट में बढ़े हैं, भारत में भी बढ़े हैं, कच्चे तेल के दाम 100% बढ़े हैं, तो भारत में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अब दाल है, चावल है, रोटी है, ये सभी चीजें जो रोजमर्रा के खाने की चीजें वो भी धीरे धीरे महंगी हुई हैं, तो उस महंगाई को निजात पाने की बहुत ज्यादा जरूरत है और आगे जो फूड इन्फ्लेशन है एटलीस्ट वो ना बढ़ सके, क्योंकि प्रोडक्शन हमारे यहाँ ज्यादा जरूर हो रहा है लेकिन प्रोक्योरमेंट भी उतना ही कम है। तो उस प्रोक्योरमेंट पे काम, यानी कि वेयर हाउसेस की हमारे भारत में अभी भी सिचुएशन काफी पुअर है और लगभग 25% जो खाना है वो बर्बाद होता है और प्रोक्योरमेंट में भी वेस्ट जाता है। तो मुझे लगता है इन सभी वर्गों पे जरूरत है जिससे कि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। और सबसे बड़ी बात है जो रिजर्व है, मैं अपडेट देना चाहूंगा बिल्कुल कि इस समय भारत अभी रिजर्व कुछ भी नहीं करता है और अगर आंकड़ा इनके पास है तो बिल्कुल मैं जानना चाहूंगा वो आंकड़ा, क्योंकि भारत ने परचेज कर दिया जरूर था 2018 में और 14 में ये बात हुई थी कि वो रिजर्व बनाएगा, लेकिन अभी तक रिजर्व के नंबर जारी नहीं किए गए हैं। तो उस पर अगर वर्कआउट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और जो अभी यूएस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है उसकी भारत के रिलेशन काफी जो है वो खराब ना हो, उससे भी ध्यान देने की जरूरत है जिससे कि हम अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कहीं ना कहीं से अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकें। ठीक है राजेंद्र चौधरी जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए अश्विनी शाही की बातों का। मैं तो अश्विनी शाही जी से एक ही बात पूछना चाहूंगा जी, बिल्कुल एक शॉर्ट, ना कोई चुनाव हो रहा अभी 2024 तक जो है, आप एक बात बता दो शाही साहब कि ये महंगाई कहां तक जाकर रुकेगी? आप बता दो जनता को, इस देश की जनता को, ताकि वो अपना मन बना ले कि पेट्रोल 200। वो अपने अर्थशास्त्री महोदय वाला बताइए ना भाई, रिजर्व जो है सोना क्यों बेचना पड़ा था और विदेशी मुद्रा जो रिजर्व होता है वो क्यों जीरो हो गया था, वो बातें बताइए। अरे आपको 1.1 की जीडीपी पे छोड़ के गया था अर्थशास्त्री। अच्छा, और पाया कितना था पीछे से कितना मिला था उनको? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कितना दिया था उनको? याद कीजिए उसको भी, और कहाँ ले गए थे? और नहीं, जब नरसिम्हा राव जी वाली बात भी आप बता दीजिए भाई, नरसिम्हा राव जी के समय में क्यों सोना बेचना पड़ा था? अगर बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा था, क्यों बेचा आपने सोना इंग्लैंड को? आज की जो भाई फॉरेन पॉलिसी है, सरकार निकम्मी है मान लीजिए, लेकिन आपकी अपनी चीज को सोना क्यों बेची? ठीक है, चलिए समय का अभाव है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी शाही जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि सिंह जी आपका तमाम बातचीत के लिए। लगाम लगाने के लिए सरकार कुछ जरूरी कदम उठाएगी। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।